गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो सब? आई होप यू ऑल आर बेस्ट. ओके, my name is Dikshit Kalra. I am from Rajpura. I am running my own institute on the name of Kalra Institute in Rajpura. If you have any doubts in any subjects, then you can WhatsApp me or you can contact me. My contact number and WhatsApp number is 8568 000 826. I am repeating it, 8568 000 826. Okay. If you want to watch my classes, then you can also subscribe my YouTube channel. My YouTube channel is on the name of Kalra Institute. Kalra, Kalra, Institute, Institute, Kalra Institute. You can watch my all videos related to all subjects on my YouTube channel. My YouTube channel is on the name of Kalra Institute. You can subscribe that. You watch all my videos. Okay. Today's topic is डिडक्शंस आउट ऑफ ग्रोस टोटल इनकम. डिडक्शंस क्या होती हैं? सुना होगा आपने. डिडक्शंस होती हैं जो कि हमारी टैक्सेबल इनकम को, मेन वर्ड आता है टैक्सेबल, लोग बोलते होंगे इनकम को कम करता है, इनकम को रिड्यूस करता है, इनकम को रिड्यूस कम करता है. लेकिन हम डिडक्शंस क्यों लेते हैं? डिडक्शंस हम इसलिए लेते हैं ताकि हमारी टैक्सेबल इनकम रिड्यूस हो सके. ठीक है. नॉर्मल इनकम को तो हमें डिडक्शंस का, नॉर्मल अगर हमारी टैक्सेबल इनकम नहीं है तो हमें डिडक्शंस का कोई बेनिफिट ही नहीं होता. अगर हमें डिडक्शंस का बेनिफिट लेना है तो हम अपनी टैक्सेबल इनकम में से डिडक्शंस माइनस करते हैं तो हमें डिडक्शंस का बेनिफिट होता है. डिडक्शंस का प्रॉपर मीनिंग वैसे होता है ग्रोस टोटल इनकम में से सब्सट्रैक्ट करके नेट इनकम निकालना. जो मेन बेनिफिट है डिडक्शंस आउट ऑफ ग्रोस टोटल इनकम. व्हाट इज डिडक्शंस आउट ऑफ ग्रोस टोटल इनकम? डिडक्शंस आर दोज विच रिड्यूस आर ग्रोस टोटल इनकम. ठीक है. वर्ड है ग्रोस टोटल इनकम, जो ग्रोस टोटल इनकम को रिड्यूस करते हैं. ठीक है. इसका बेनिफिट क्या होगा? अगर हमारी ग्रोस टोटल इनकम रिड्यूस हो जाएगी तो उससे हमारी टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी. मतलब जितनी इनकम हमारी टोटल है, टोटल में से अगर हम डिडक्शंस माइनस कर दें तो हमारी नेट टैक्सेबल इनकम बच जाती है. नेट टैक्सेबल इनकम मतलब जिसके ऊपर हमें टैक्स पे करना पड़ता है. क्लियर है? इसमें क्या होता है, डिडक्शंस हमें मिलती कैसे हैं? ठीक है. ये सभी पर्सन्स के लिए तो होती नहीं, ये ओनली स्पेसिफाइड पर्सन्स के लिए. स्पेसिफाइड पर्सन्स जिन्होंने किसी स्पेसिफाइड स्कीम के अंडर कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट, कोई सेविंग, कोई ऐसी पेमेंट कर रखी है जो कि डिडक्शंस के लिए एलिजिबल है. क्लियर है? इसमें क्या है, डिडक्शंस का बेनिफिट सभी एम्प्लॉयज़ को ऑटोमेटिक, सभी पर्सन्स को, सभी असेसिस को ऑटोमेटिक नहीं होता. उसमें क्या, एक स्पेसिफाइड सेक्शंस हैं, स्पेसिफाइड इनकम्स हैं, स्पेसिफाइड पेमेंट्स हैं, उनके थ्रू हम डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं. इस चैप्टर में हम सारा का सारा वही पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसी प्लानिंग्स हम कर सकते हैं, किस किस में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किस किस को कौन सी हम पेमेंट करें जिसका हमें बेनिफिट मिल जाए, कौन सी बेनिफिट, किस में ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें सब कुछ इस चैप्टर में पता लगेगा. ठीक है. चैप्टर का नाम है डिडक्शंस आउट ऑफ ग्रोस टोटल इनकम. ठीक है. ग्रोस टोटल इनकम में से डिडक्शंस माइनस कर दोगे तो आपकी टैक्सेबल इनकम मतलब टोटल इनकम निकल आएगी विच इज़ लायबल टू टैक्स. ओके. अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी इनकम्स हैं जो डिडक्शंस के लिए एलिजिबल नहीं, मीन्स जिसके अगेंस्ट हम डिडक्शंस क्लेम नहीं कर सकते. क्लियर है? सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कवर्ड अंडर सेक्शन 111A. 111A के अंडर जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कवर्ड होता है उसके अगेंस्ट हम डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट भी नहीं कर सकते. कैजुअल इनकम विच इज लायबल टू टैक्स एट द रेट ऑफ 30%, जिसके ऊपर 30%. कैजुअल इनकम लाइक लॉटरी इनकम, क्रॉसवर्ड इनकम, इनके अगेंस्ट हम डिडक्शंस क्लेम नहीं कर सकते. क्लियर? एक आती है हमारी इनकम अंडर सेक्शन 115A to 115D. इसके अंडर जो जो इनकम आती है उसको भी हम क्लेम, उसके अगेंस्ट भी हम डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते. क्लियर है? मैक्सिमम डिडक्शन हम कितनी क्लेम कर सकते हैं? मैक्सिमम डिडक्शन इज इक्वल टू टोटल इनकम मतलब ग्रोस टोटल इनकम माइनस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर कवर्ड अंडर सेक्शन 111A माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस कैजुअल इनकम एंड माइनस इनकम अंडर सेक्शन 115A to 115D. ये चारों इनकम माइनस कर दो, जो नेट इनकम बनेगी वो मैक्सिमम डिडक्शन के लिए एलिजिबल होगी. मतलब उसके अगेंस्ट हम अपनी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, बाकी के अगेंस्ट हम डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते. क्लियर है?
नेक्स्ट डिडक्शन, डिडक्शन टू टाइप्स की होती है। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स, अगर हम पेमेंट करते हैं तो हमें डिडक्शन मिलती है। कुछ ऐसे डिडक्शन होते हैं विच इज रिलेटेड टू इनकम, विच इज रिलेटेड टू सर्टेन इनकम। कुछ ऐसी डिडक्शन होती है जो सर्टेन इनकम से रिलेटेड होती है, मतलब जो पेमेंट से रिलेटेड होती है। अगर हम कुछ पेमेंट कर रहे हैं तो वो है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट। ये कवर होती हैं 80C से लेके 80GGC तक, 80C से लेके 80GGC तक। क्लियर। नेक्स्ट जो इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम्स हैं वो होती है 80IA से लेके 80U तक, 80IA से लेके 80U तक वो इनकम है। बाकी जो पेमेंट वाली है जो 80C से 80GGC तक कवर होती है। ठीक है। सबसे पहले क्या होता है हमारी डिडक्शन, सबसे पहले डिडक्शन आती है हमारी 80C की। मोस्ट एंड मोस्ट रेलिवेंट, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिडक्शंस अगर हम एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके 10 मार्क्स के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं 80C के। एंड सबसे सिंपल डिडक्शन भी 80, सिर्फ नेम याद रखना है, कुछ भी नहीं करना। क्लियर। सारे मैं आपको नेम याद दिलवा दूंगा कैसे होता है, क्या कैसे होता है। क्लियर है। सबसे पहले क्या है डिडक्शन 80C, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेविंग इन PF। अगर हम प्रोविडेंट फंड में जमा कराते हैं, ठीक है, प्रोविडेंट फंड तो सभी को पता होगा, प्रोविडेंट फंड, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, या कुछ ऐसी स्पेसिफाइड स्कीम है विच इज़ नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। कुछ ऐसी स्कीम्स है, आपको सारी डिटेल बताऊंगा। अगर उससे रिलेटेड अगर आप उसके बीच में कोई डिपॉजिट कराते हो, कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो, देन यू आर एलिजिबल टू क्लेम अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। ओके। सबसे पहले आते हैं डिपॉजिट इन PF। अगर हम PF में जमा कराते हैं, PF 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, 4 टाइप्स के PF होते हैं। 4 टाइप्स, फर्स्ट इज अ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, सेकंड इज अ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, थर्ड इज अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, फोर्थ इज अ URPF, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। क्लियर। सबसे पहले स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, इसमें जितना भी आप इन्वेस्ट करोगे आपको 80C में उसकी डिडक्शन मिल जाएगी, बट मैक्सिमम 1,50,000, 1.5 लाख से ऊपर आप क्लेम नहीं कर सकते। जितना भी आपने इन्वेस्ट किया वो, या 1.5 लाख, विच एवर इज लेस, मतलब मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख की होगी। 1.5 लाख से ऊपर आप क्लेम नहीं कर सकते। क्लियर। नेक्स्ट आता है RPF, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। इसमें भी अगर आपने जितना भी आपने कंट्रीब्यूट किया है, यू आर एलिजिबल टू क्लेम अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, बट अप टू द मैक्सिमम ऑफ 1,50,000। नेक्स्ट इज द अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इज नॉट एलिजिबल टू क्लेम अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। क्लियर। नेक्स्ट आता है PPF। PPF क्या था? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इट इज नॉट रिलेटेड टू द एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई से रिलेटेड नहीं होता, बाकी सारे एम्प्लॉयर एम्प्लॉई से रिलेटेड होते हैं। PPF इज फॉर दी सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल लाइक बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट्स, मतलब जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है। ठीक है। उसमें क्या होगा, उनको PPF में डिडक्शन मिलेगी इफ दे आर डिपॉजिटिंग इन द PPF अ मिनिमम ऑफ ₹500, मतलब मिनिमम उनको 500 जमा कराना पड़ेगा इन अ ईयर पर एनम, एंड मैक्सिमम इज 1,50,000। अगर उन्होंने 2 लाख भी जमा करा दिया तो उनको मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी 1.5 लाख। क्लियर है। मतलब 500 मिनिमम है जमा कराना, 500 से 400 कराएंगे तो नहीं मिलेगी, 500 या 500 से ज़्यादा। ठीक है। बट अप टू द मैक्सिमम 1,50,000 दे आर एलिजिबल टू क्लेम अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। क्लियर। नेक्स्ट आती है पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 मार्क्स में भी आ जाता है कई बार ये वाला। एक ही टॉपिक 80C का पूरा है, लेकिन 80C में एक पॉइंट है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में क्या होता है, अगर आप कोई अपने स्पाउस की या अपने बच्चों की, अपनी स्पाउस की या अपने बच्चों की कोई भी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, आप अपने कभी भी अपने पेरेंट्स की लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं पे कर सकते। रीज़न, कभी भी बच्चे, मतलब अगर कोई बेटे हैं अपने पेरेंट्स का लाइफ इंश्योरेंस नहीं ले सकते, लेकिन पेरेंट्स अपने लाइफ इंश्योरेंस बच्चों का इंश्योरेंस ले सकते हैं। रीज़न इज दिस, जो बच्चे होते हैं उनका गिल्टी माइंड हो सकता है, लेकिन पेरेंट्स का कभी गिल्टी माइंड नहीं हो सकता। तो ये हमारा रूल है कि जो बच्चे हैं अपने पेरेंट्स का लाइफ इंश्योरेंस नहीं ले सकते। मेडिकल ले सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं ले सकते, लेकिन पेरेंट्स अपने बच्चों का ले सकते हैं। इस केस में क्या है, अगर किसी भी पर्सन ने 31 मार्च 2012 तक, किसी भी पर्सन ने 31 मार्च 2012 तक लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ले ली, क्लियर है, उससे पहले अगर मतलब 31 मार्च 2012 तक, 1 अप्रैल नहीं, 31 मार्च 2012 तक अगर उसने पॉलिसी ले ली तो उसको 20% ऑफ द सम एश्योर्ड
सम एश्योर्ड मतलब जितनी उसको सम एश्योरेंस एश्योर्ड वैल्यू है, मतलब कोई डेथ क्लेम होता है जो, वो सम एश्योर्ड होती है कि उसको अगर उसकी डेथ हो जाए तो इतना अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा, वो उसका 20% या एक्चुअल प्रीमियम पेड जो उसने एक्चुअल प्रीमियम पे किया है, विच एवर इज लेस, दोनों में से जो कम होगा उसको उतनी डिडक्शन मिल जाएगी 80C में, बट अप टू द मैक्सिमम 1,50,000। क्लियर। नेक्स्ट आता है, अगर आपने 31 मार्च के बाद मतलब 1 अप्रैल 2012 या उसके बाद पॉलिसी ली है, देन यू आर एलिजिबल टू क्लेम अ डिडक्शन अ मैक्सिमम ऑफ 10%, पहले 20 था अब 10 हो गया, 10% ऑफ द सम एश्योर्ड और एक्चुअल प्रीमियम पेड विच एवर इज लेस, यू आर एलिजिबल टू क्लेम अ मैक्सिमम ऑफ 10% ऑफ द सम एश्योर्ड और एक्चुअल प्रीमियम पेड विच एवर इज लेस। ओके, ये हो गया नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए। 31 मार्च तक 20% और एक्चुअल प्रीमियम पेड विच एवर इज लेस, 1 अप्रैल 2012 को या उसके बाद 10% ऑफ द सम एश्योर्ड और एक्चुअल प्रीमियम पेड विच एवर इज लेस। ओके, नेक्स्ट, इफ यू आर हैंडीकैप्ड, इफ एनी पर्सन इज हैंडीकैप्ड, देन हाउ ही कैन क्लेम अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। ओके, उसके लिए भी थोड़ा सा डिफरेंस है, हमारे लिए 2 कंडीशन थी, 1 अप्रैल 2012 के को या उसके बाद अलग है, 31 मार्च तक अलग है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा रूल चेंज है, मतलब उसके लिए 3 कंडीशंस है। अगर उसने 31 मार्च तक लिया है तो उसके लिए सेम 20% है और और एक्चुअल प्रीमियम पेड विच इज लेस। अगर 31 मार्च के बाद मतलब 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013 के बीच में, मतलब 1 अप्रैल 2012 से लेके 31 मार्च 2013 तक लिया है तो उसको 10% ऑफ द सम एश्योर्ड और एक्चुअल प्रीमियम पेड विच एवर इज लेस। क्लियर है। अगर उसने 1 अप्रैल 2013 को या उसके बाद लिया है, देन ही इज एलिजिबल टू क्लेम अ 15% ऑफ द सम एश्योर्ड और द एक्चुअल प्रीमियम पेड विच एवर इज लेस। ओके, मतलब उसके लिए 3 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है 20% अप टू 31 मार्च 2012। सेकंड कंडीशन, इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2012 एंड टिल 31 मार्च 2013। इट इज 10% of the sum assured or the actual premium paid whichever is less. Okay, and the third is from the 1st April 2013 onwards, that is 15% of sum assured or actual premium paid whichever is less. Okay, a maximum deduction है ये। Clear। नेक्स्ट आता है आगे, नेक्स्ट नेम है, मैं आपको नेम ऐसे ही रिवाइज ही करा देता हूँ, ठीक है। इसमें पहला जो डिडक्शन थी, सबसे पहले 80C में हमने पीएफ का कर लिया, एक पीएफ में जमा कराओगे, 4 पीएफ थे, दूसरा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का पूरा कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है। थर्ड आता है पेमेंट मेड टुवर्ड्स ग्रुप इंश्योरेंस। अगर कोई भी एम्प्लॉयर ये कोई भी ग्रुप इंश्योरेंस लेता है, मान लो हमने 8-10 बंदों ने इकट्ठा फैमिली का पूरा इंश्योरेंस ले लिया, फिर ग्रुप इंश्योरेंस ले लिया, ठीक है, पूरी फैमिली का, तो वो भी 80C में ही क्लेम होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है पेमेंट मेड इन यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, यूलिप। यूलिप क्या होता है? अगर हमको इंश्योरेंस लेते हैं, 2 टाइप्स के इंश्योरेंस है। फर्स्ट इज द ट्रेडिशनल प्लान एंड सेकंड इज द यूलिप। ट्रेडिशनल प्लान जिनमें हमें पता है हमें इतना पैसा मिलेगा 15 साल 10 साल, जो 15-20 साल 25-25 साल के इंश्योरेंस प्लान होते हैं। लेकिन यूलिप प्लान वो होता है जो कि मार्केट से लिंक्ड। इफ वी आर टेकिंग एनी पॉलिसी ऑफ यूलिप प्लान, देन आर अमाउंट मतलब आर पेमेंट विल बी इन्वेस्टेड इन द मार्केट, मतलब हमारा मार्केट में सारा का सारा पैसा डिपॉजिट हो जाएगा, उसमें लग जाएगा, मतलब उसके अकॉर्डिंग हमें अमाउंट मिलेगी कि अमाउंट हमारी बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। लेकिन इसमें ये बेनिफिट है इसकी, ये जो टर्म होता है वो कम होता है, और इसमें अगर आप एक भी पॉलिसी एक भी प्रीमियम पे कर दोगे तो आपको आफ्टर द मेच्योरिटी आपको पेमेंट मिल जाएगी जो भी उस टाइम उसकी वैल्यू होगी। ये मार्केट से लिंक होता है यूलिप। अगर हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी हमें 80C में क्लेम करने के लिए बेनिफिट है। ट्रेडिशनल हमने लाइफ इंश्योरेंस है, उसमें कंडीशन है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है अमाउंट इन्वेस्टेड इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8th इशू एंड 9th इशू। अगर हमने 8th इशू और 9th इशू के अगेंस्ट कोई नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट परचेज कर रखे, उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है, सेविंग कर रखी है, देन वी आर एलिजिबल टू क्लेम अ डिडक्शन इन द सेक्शन 80C बट अप टू द मैक्सिमम 1,50,000। ओके। नेक्स्ट आता है अमाउंट इन्वेस्टेड नेशनल सेविंग स्कीम, NSS की स्कीम जो गवर्नमेंट ने चला रखी है, अगर उसमें भी इन्वेस्ट करते हैं तो हम क्लेम कर सकते हैं। मतलब सारे के सारे टोटल मिला के 1.5 लाख से ऊपर कभी भी नहीं हो सकते, या जितना हमने इन्वेस्ट किया या 1.5 लाख विच एवर इज लेस, मतलब मैक्सिमम 1.5 लाख है। क्लियर। नेक्स्ट आता है अमाउंट पेड टू LIC अंडर जीवन धारा और जीवन अक्षय प्लान। अगर जीवन धारा और जीवन अक्षय प्लान के अंडर हमने कोई पॉलिसी ले रखी है, देन वी आर एलिजिबल टू क्लेम अ डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन। क्लियर। नेक्स्ट, अगर हमने कोई नोटिफाइड पेंशन फंड, जो म्यूचुअल फंड ने कोई नोटिफाइड पेंशन फंड बना रखा है, उसके अगेंस्ट हमने अगर कोई पॉलिसी ली है तो हम उसके अगेंस्ट भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। क्लियर है।
नेक्स्ट है, अगर हमने कोई अमाउंट डिपॉजिट नेशनल हाउसिंग बैंक में अगर डिपॉजिट कराया तो उसमें भी क्लेम कर सकते हैं। ये नाम है, जस्ट नाम याद रखना है और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, अगर हमने कोई अमाउंट डिपॉजिट की है किसी भी अथॉरिटी हु इज़ एंगेज इन रूरल डेवलपमेंट, अगर कोई रूरल डेवलपमेंट का अथॉरिटी एंगेज है उसमें हम पैसा जमा करा रहे हैं तो उसकी हमें 80C में डिडक्शन मिल जाए। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा, हमने कोई डिपॉजिट कराया सुकन्या समृद्धि अकाउंट। सुकन्या समृद्धि अकाउंट क्या है, सबसे बेस्ट निकाला था। इसमें क्या होगा, कैसे पहले क्या होता था, मतलब कई लोग ऐसे होते थे जो कि गर्ल चाइल्ड को लाइक नहीं करते थे, इन द सेंस वो नहीं चाहते गर्ल चाइल्ड हो, वो बॉय चाइल्ड में ही ज़्यादा वो करते थे। तो उसमें काफ़ी भ्रूण हत्या हो रहे थे, मतलब काफ़ी वो केस हो रहे थे डेथ के। तो उसके रिलेटेड उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सुकन्या समृद्धि अकाउंट, जिससे कि लोग ये अपनी बेटी को, अपनी डॉटर को कोई भी बर्डन मत समझे, और उसके अगेंस्ट एक स्कीम चला दी कि अगर किसी ने भी सुकन्या समृद्धि अकाउंट में, ये सिर्फ गर्ल चाइल्ड से रिलेटेड है, अगर किसी ने सुकन्या समृद्धि अकाउंट में पैसा जमा कराया, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करा के, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कराते, जो कि उनकी जो डॉटर होती है उसकी शादी के टाइम या जो भी है एक इकट्ठी अमाउंट मिल जाती है, जिससे उसके ऊपर मतलब उस पर्सन के ऊपर कोई भी बर्डन नहीं पड़ती। क्लियर है। नेक्स्ट है टर्म डिपॉजिट विद बैंक्स। अगर हमने कोई एफडी करा रखी है बैंक से, एफडी करा रखी है तो उसका भी हमें, बट इसमें क्या है, मिनिमम 1.5 लाख की होनी चाहिए। 1.5 लाख से नीचे वाली एफडी का नहीं होता, और 1.5 लाख नहीं, 1.5 लाख मैक्सिमम डिडक्शन है, मतलब 5 साल के लिए, मतलब कम से कम 5 साल के लिए अगर आपने टर्म डिपॉजिट कराया तो आपको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है, अगर आपने किसी इक्विटी सेविंग स्कीम में आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो इसका भी बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है। अगर आपने किसी भी एलिजिबल इशू के बॉन्ड से डिबेंचर परचेज कर रखे, किसी कंपनी के नहीं, नॉर्मल किसी एलिजिबल इशू की, एलिजिबल इशू मतलब गवर्नमेंट ने नोटिफाइड कर रखा है, तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस, सबसे इंपॉर्टेंट, पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों की फीस पे कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड क्या होगा, उनको बेनिफिट हो जाएगा कि अगर आपने ट्यूशन फीस पे किया, ट्यूशन मतलब टोटल फीस पे करते, मान लो किसी पर्सन की 2000 फीस है, तो उसमें अलग अलग फंड बने होते हैं, ट्यूशन फीस है, ये बिल्डिंग फंड है, ये ट्रांसपोर्टेशन है, कन्वेंस है, लाइब्रेरी चार्जेस, ये सारे के सारे अलग अलग होते हैं। उसमें जो ट्यूशन फीस होती है, ट्यूशन फीस का आप बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन का, 3 है, 3 की पे कर रहे तो आप 2 का बेनिफिट ले सकते, 2 से ज़्यादा का बेनिफिट नहीं ले सकते। क्लियर है। ये होगी हमारी 80C। ठीक है, 80C हमारी यहाँ कंप्लीट होती है। नेक्स्ट आती है 80CCC। 80CCC में क्या होता है, अगर ये हमें ये अलाउड होती है किसी भी इंडिविजुअल को, सिर्फ इंडिविजुअल को अलाउड होती है, वो इंडिविजुअल HUF को भी अलाउड थी 80C, लेकिन 80CCC ये कब मिलती है, अगर हमने किसी भी LIC या किसी अदर इंश्योरेंस में हमने कोई भी डिपॉजिट करा रखा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे ही है ये, मतलब सॉरी, किसी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, कोई लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है उसके पेंशन फंड में डिपॉजिट करा रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है 80CCD। 80CCD है, ये भी पेंशन फंड का है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पेंशन फंड बना रखा है, अगर उसमें हम डिपॉजिट कराते हैं, ठीक है, ये तो उसका बेनिफिट मिल जाता है। इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयर, एक तो एम्प्लॉई हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके लिए अलग बेनिफिट है, जो अगर और कोई अदर पर्सन कराता है तो उसके लिए अलग बेनिफिट है। क्लियर है। अगर पर्सन एम्प्लॉयड है बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब एम्प्लॉई है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उस केस में क्या होगा, एम्प्लॉय का खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन, डिडक्शन कितनी मिलेगी, एम्प्लॉय का खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, या 10% ऑफ सैलरी, सैलरी का 10%, विच अवेलेबल, दोनों में से जो कम होगा उतनी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट आता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट डिडक्शन वो किया कॉन्ट्रीब्यूट, तो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और 10% ऑफ द सैलरी विच अवेलेबल लेस, दोनों में से जो कम होगा उतनी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट आता है, अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, अगर उसका खुद का कंट्रीब्यूशन है, उसने नेशनल पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट कर रखा है, मतलब विच इज़ मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर उसमें उसने इन्वेस्ट किया है तो उस केस में उसको 10% ऑफ द GTI, ग्रोस टोटल इनकम का 10%, और एक्चुअल अमाउंट इन्वेस्टेड विच एवर लेस उसको मिल जाएगी। ठीक है। ये 50,000 अलग से मिलते हैं, 1.5 लाख तो है ही है, जो 80C वाली ही है ये, लेकिन इसमें 50,000 एक एडिशनल डिडक्शन मिलती है। क्लियर है। इसके बाद आता है हमारा 80D। 80D में क्या होता है, 80C 80 ये खत्म हमारी। ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी 80D। 80D में क्या होता है, 80D में हमारा है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है,
मैंने अपना मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कराया, मेडिकल इंश्योरेंस कराया, उसके रिलेटेड मैंने प्रीमियम पे की हर साल, तो उसकी मैं डिडक्शन क्लेम कर सकता हूँ। मैंने अपने बच्चों के लिए, अपने स्पाउस के लिए, तो उसकी मैं डिडक्शन क्लेम, अपने पेरेंट्स की भी मैं डिडक्शन ले सकता हूँ। अगर अपनी पेरेंट्स की मैंने मेडिकल इंश्योरेंस ली तो मैं इसका क्लेम ले सकता हूँ, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का नहीं ले सकता। क्लियर है? अब इसमें मैक्सिमम डिडक्शन कितनी है ये सुनो। अगर किसी भी पर्सन ने, मतलब मान लो मैं अपना इंश्योरेंस लेता हूँ, अपने स्पाउस का लेता हूँ या अपने चिल्ड्रन का, ये सब तीनों का सेम माना जाएगा, एक माना जाएगा, तीनों का अलग अलग ले लूँ या एक अपना ले लूँ, एक एक किसका मर्जी ले लूँ, मैक्सिमम जो है 25,000 मैं क्लेम कर सकता हूँ। 25,000 मैक्सिमम, अगर मैंने अकाउंट पे ही चेक के थ्रू पे किया तो कैश में नहीं माना जाता। मैंने 25,000 तक की डिडक्शन क्लेम करने के लिए ये मैं प्रीमियम पे करूँगा। ठीक है? अगर मैंने जितनी भी प्रीमियम पे की वो या 25,000 विच एवर इज लेस, मैक्सिमम डिडक्शन है 25,000 रुपये, अगर मैं अपने स्पाउस की या अपने बच्चों की ले रहा हूँ। क्लियर है? इसमें 5,000 का अलग बेनिफिट मिलता है, मतलब प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का एक बेनिफिट मिलता है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का बेनिफिट क्या होता है? अगर आपने हेल्थ चेकअप कराना है तो वो कैश में आपका हो सकता है बेनिफिट, लेकिन जो प्रीमियम पे करनी है वो आपको बाय चेक ही देना पड़ेगा, या डीडी या बाय चेक के थ्रू ही, अकाउंट पे चेक के थ्रू ही आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये 1 नंबर में जाती है। ठीक है? तो नेक्स्ट क्या है, हमने अपने ले लिया, मान लो कि हम अपने पेरेंट्स का भी ले रहे हैं। ठीक है? 25,000 मैक्सिमम अपनी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, एक्चुअल प्रीमियम पेड, और 25,000 विच अपना स्पाउस का और चिल्ड्रन का, टोटल मिला के 25,000। ठीक है? अगर हम अपने पेरेंट्स का भी ले रहे हैं तो पेरेंट्स का 25,000 अलग से मिल जाएगा। ठीक है? अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन नहीं है तो, अगर सीनियर सिटीजन है तो उनका 25 की जगह 30,000 मैक्सिमम रिडक्शन, मतलब अगर हम अपना ले रहे हैं और पेरेंट्स का ले रहे हैं, 25 अपना 25 पेरेंट्स का, टोटल 50, 5,000 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का, या अपना लो या पेरेंट्स का लो। क्लियर है? टोटल 55,000। ठीक है? अगर हमने 50,000 अकाउंट पे चेक है और 5,000 कैश का, अगर हमने पेरेंट्स का लिया लेकिन पेरेंट्स हमारे सीनियर सिटीजन है तो उस केस में क्या होगा, 25 हमारा, 30 उनका, 55 प्लस 5 अपना लो या उनका लो, मतलब 60,000 मैक्सिमम। ठीक है? तो टोटल 60,000 ये हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हमने मान लो कि इंश्योरेंस लिया हम अपना, हम खुद भी, मैं खुद सीनियर सिटीजन हूँ, आगे मेरे पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन हो गए। ठीक है? तो दोनों का 30,000 हम क्लेम कर सकते हैं, 5,000 अलग से, मतलब टोटल 65,000 हम क्लेम कर सकते हैं। क्लियर है? लेकिन सिचुएशन आती नहीं कभी ये वाली, खुद भी सीनियर सिटीजन, पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन, तो मेनली बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं इसमें। लेकिन क्या होता है, जो मेनली डिडक्शन होती है, हम खुद नॉन सीनियर सिटीजन होते हैं और पेरेंट्स हमारे सीनियर सिटीजन होते हैं। ठीक है? उस केस में हम डिडक्शन क्लेम करते हैं, मतलब जो है मैं आपको तीनों पॉइंट्स बता दिए, जो भी केस होगा आप कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट आती है 80DD, 80DD में क्या होता है? 80D में क्या, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। अब 80DD में आता है कि हमने किसी भी पर्सन के ऊपर खर्चा किया जो कि डिसेबल्ड है, डिसेबल्ड इन द सेंस हमारे पे डिपेंडेंट भी है और डिसेबल्ड भी है। डिसेबल्ड इन द सेंस वो किसी भी बीमारी, मतलब उसकी कोई ना कोई, मतलब शरीर में कोई भी पार्ट नहीं है या कुछ नहीं है, मतलब वो काम करने के लिए डिसेबल्ड है, इज़ नॉट एबल टू वर्क। ठीक है? इफ़ हिज बॉडी, ठीक है, हु इज़ डिपेंडेंट ऑन अस, इफ़ हिज बॉडी इज़ डैमेज्ड विथ 40% और अबव, 40 या 40% से ज़्यादा डैमेज हो रखी है, तो उस केस में वो डिसेबल्ड माना जाएगा। अगर उसकी बॉडी 80% से ज़्यादा डैमेज हो रखी है, मतलब उसके मान लो कि 2 बाजू नहीं है, 2 टांगे नहीं है, या 1 बाजू 1 टांग नहीं, मतलब बिल्कुल वो काम कर ही नहीं सकता बिल्कुल। ठीक है? तो उस केस में अगर हम उसके ऊपर कोई खर्चा कर सकते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस नहीं, मेडिकल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए, तो उस केस में हमें फिक्स्ड डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है? अगर वो डिसेबल्ड है और 80% या 80% से ज़्यादा तो सीवियर डिसेबल्ड होता है। ठीक है? अगर वो डिसेबल्ड है, मतलब 40 या 40 से ज़्यादा डैमेज है, तो उसके लिए हमें फिक्स्ड डिडक्शन मिल जाएगी 75,000, मतलब 75,000 की एक फिक्स्ड डिडक्शन मिल जाएगी। क्लियर है? अगर वो सीवियर डिसेबल्ड है, 80% से ज़्यादा, तो उसकी बॉडी डैमेज हो रखी है, देन उसके लिए हमें एक फिक्स डिडक्शन 1,25,000, मतलब खर्चा जितना मर्जी हुआ हो, हमें फिक्स डिडक्शन, हमने अगर 10,000 भी खर्चा किया तो 75,000 उससे रिलेटेड और 1,75,000 सीवियर डिसेबल्ड के रिलेटेड हम खर्चा क्लेम कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर? ओके, ये टॉपिक हमारा यहाँ ख़त्म होता है। ठीक है? बाकी का टॉपिक हमारा नेक्स्ट क्लास में होगा। ओके, थैंक यू।